चलिए भाई। आज जो ज्योग्राफी में टॉपिक है हमारे पास वो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है। अगले 2-3 लेक्चर हम इसी टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक का एक पार्ट है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। भूकंप को समझने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। तो डालेंगे अपने अपने कॉपी पर सभी लोग, भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप, अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक में जो मेनली आपको पढ़ना है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत डैश करके डालेंगे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तो यहाँ पर जिस भूकंप की आपने बात की है, अर्थ क्वेक, इसका मतलब क्या है? अगर आप साधारण भाषा में बात करें तो इसका मतलब है पृथ्वी का कंपन। इंग्लिश में बनाते जाएंगे साथ साथ, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का हिलना क्या कहलाएगा? भूकंप। बहुत ही साधारण शब्दों में, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्या कहलाएगा? अर्थ क्वेक। अर्थक्वेक में जब आप अर्थक्वेक को और अच्छी तरीके से जानेंगे तो आप जानेंगे कि पृथ्वी के कंपन का मतलब ये धरातल का एक असंतुलन है। मीन्स इंग्लिश में सरफेस इम्बैलेंस। यानी कि धरातल क्या हुई है? असंतुलित हुई है, जिसकी वजह से कंपन पैदा हुआ है। और उस कंपन को आप क्या कह रहे हैं? भूकंप। बड़े ही साधारण शब्दों में। तो धरातल में असंतुलन, या और अच्छे शब्दों में कहें तो क्या पैदा हुई है? क्या पैदा हुई है? अव्यवस्था। जब इस अव्यवस्था को देखते हैं या जब एक असंतुलन को देखते हैं तो उस अव्यवस्था या असंतुलन को, पृथ्वी के कंपन का कारण मान लेते हैं, और इसी को क्या कह देते हैं आप? भूकंप। तो बड़े साधारण शब्दों में आपने देखा कि भूकंप क्या है। हालांकि इसके टेक्निकल डायमेंशन पर हम बाद में बात करेंगे आपसे। वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकल डायमेंशन ऑफ अर्थक्वेक लेटर। लेकिन फिलहाल आपने क्या देखा कि धरातल का असंतुलन जो है, या पृथ्वी का कंपन जो है, वो क्या कहला रहा है आपको? भूकंप कहला रहा है। ठीक है। तो भूकंप में धरती हिलती है ना, या धरातल असंतुलित हो जाता है। अब हमको इस बात को जानना चाहिए कि धरातल के असंतुलन को हम पता कैसे करेंगे, या कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सरफेस इम्बैलेंस हो रहा है, या कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ अर्थ हो रहा है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं? किन किन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होगा, या किन किन कारणों से हम कह सकते हैं कि सरफेस इम्बैलेंस होता है? उन कारणों को जानते हैं। उन कारणों में एक कारण तो आप अभी थोड़ी देर पहले लिख कर आए हो, कौन से थ्योरी से देखा जाएगा? दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी कि अच्छी तरीके से इन कारणों को कौन समझाएगा आपको? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसीलिए इस चैप्टर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अर्थक्वेक को साथ में जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो डालेंगे धरातल पर असंतुलन के कारण, द कॉजेज बिहाइंड द सरफेस इम्बैलेंस। चलिए।
तो हम मोटे तौर पर क्या जान रहे हैं? हम मोटे तौर पर जान रहे हैं धरातल पर असंतुलन के कारण, और धरातल पर असंतुलन जब पैदा होता है तो इसी को क्या कहते हैं आप? भूकंप। ठीक है। आप बहुत कुछ भूकंप में टेक्निकली पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले आज आप एक जनरल जनरल बातों को देख लीजिए। ठीक। भूकंप के कारणों में कई तरीके से भूकंप के कारणों को इलेबोरेट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं कुछ कारणों को लिख रहा हूँ यहाँ पर, और एक एक करके इन कारणों को हम समझेंगे। सबसे पहला हमारे पास कारण है ज्वालामुखी क्रिया। इंग्लिश में वोल्केनिक एक्टिविटी बनाएंगे। पहला कारण कौन सा है आपके पास? ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ज्वालामुखी एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ भी क्या फटते हैं तो ज्वालामुखी के साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे? क्या भी देखने को मिलेंगे? भूकंप। मीन द अर्थक्वेक विद द वोल्केनिक eruptions। नोट करिए, जहाँ भी आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं वहाँ साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको? भूकंप। तो ज्वालामुखी के साथ भूकंप हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि भूकंप के साथ क्या दिखें आपको? भूकंप के साथ क्या दिखें आपको? ज्वालामुखी। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ, इस बात को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कि वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक देखे जा सकते हैं वाइस वर्सा। कैसे देखे जा सकते हैं? वाइस वर्सा देखे जा सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक। ठीक है। यानी कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि अर्थक्वेक आए और वोल्केनिक एक्टिविटी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक आए। गॉट इट? दोबारा से, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड द अर्थक्वेक क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ अर्थक्वेक आ सकते हैं, अर्थक्वेक के साथ वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। गॉट इट? वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है, इसके पीछे के कारणों को जानेंगे हम जब वोल्केनो को देखेंगे, या जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखेंगे तो हम वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है। तो भूकंप के पहला कारणों में क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। समझ में आई बात? ज्वालामुखी फटने के साथ क्या आते हैं? भूकंप, या कभी कभी भूकंप के आने के बाद क्या फटते हैं? ज्वालामुखी। ठीक। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ठीक है। इसके बहुत सारे क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल। जैसे मैप निकालेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसके उदाहरण हमारे पास बहुत से हैं जहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ क्या देखने को मिलता है हमको? अर्थक्वेक। मैप में आपके पास यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको दिख रहा होगा इटली। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको दिख रहा होगा इटली। इस इटली में एक छोटा सा आइलैंड है सिसिली। इस इटली में एक छोटा सा आइलैंड है सिसिली। मिला सबको? और सिसिली में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यूरोप में इटली में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है आपको, सिसिली। और सिसिली में आपको दिख रहा है एक माउंट एटना। क्या दिख रहा है आपको? एक माउंट एटना दिखा। इटली में एक छोटा सा आइलैंड है, दैट इज सिसिली। और सिसिली में एक छोटा सा माउंटेन है, दैट इज माउंट एटना। गॉट इट? इस माउंट एटना की खासियत यह है कि माउंट एटना बेसिकली एक वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन का मतलब एक ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटता रहता है। कहाँ पर? माउंट एटना में।
तो यहाँ पर जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के साथ क्या क्या आते हैं? अर्थक्वेक, या ज्वालामुखी क्रियाविधि के साथ क्या आते हैं यहाँ पर? भूकंप। दिखाते जाओ, सबको दिखा दो भाई। वोल्केनिक इरप्शंस के साथ यहाँ पर क्या आते हैं बेटा? वोल्केनिक इरप्शंस के साथ यहाँ पर आते हैं क्या? अर्थक्वेक। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा एरिया वोल्केनिक इरप्शन का एरिया है। बेसिकली सिसिली के ऊपर आपको छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे, दैट इज लिपारी आइलैंड। मिला? कौन सा आइलैंड? लिपारी आइलैंड दिख रहा होंगे आपको। इस लिपारी आइलैंड में भी, ये जो लिपारी आइलैंड है बेसिकली वोल्केनिक आइलैंड है ये। इट्स आइलैंड आर्क। ये वोल्केनिक इरप्शन से जो मलबा निकला है नीचे से, उससे बने हुआ आइलैंड है। कौन सी आइलैंड? लिपारी आइलैंड। ठीक है। तो लिपारी आइलैंड में भी जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो साथ में क्या आता है यहाँ पर? अर्थक्वेक। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कहा कि वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ क्या देखने को मिलते हैं आपको? अर्थक्वेक। वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ क्या देखने को मिलते हैं आपको? अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक के साथ क्या देखने को मिलता है आपको? वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थात ज्वालामुखी क्रियाविधि भूकंप के साथ देखने को मिलती है, और भूकंप ज्वालामुखी क्रियाविधि के साथ। एग्जाम्पल समझ में आया? कौन सा एग्जाम्पल आपके पास? माउंट एटना। कहाँ पर? सिसिली। और सिसिली यूरोप के किस देश में है? तो यहाँ पर लिख लेंगे कौन से देश में है? इटली देश में। बात समझ में गई? कोई डाउट नहीं है इसमें? सब देख लिया आपने? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये मिला सबको एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे, तो वर्ल्ड मैप में आपको एशिया में एक देश दिखाई दे रहा होगा, साउथ ईस्ट एशिया में, दैट इज इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में यहाँ पर एक स्ट्रेट है। अगर आप इंडोनेशिया को वहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो इंडोनेशिया को आप छोटे में देख सकते हैं। इंडोनेशिया में एक जगह है, दैट इज सुंडा स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है? सुंडा स्ट्रेट। इंडोनेशिया के दो आइलैंड हैं, जावा और सुमात्रा। इस जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में आपको कौन सी स्टेट दिखाई दे रही है? सुंडा स्टेट। बताओ। देखिए, एशिया मैप खोलेंगे और एशिया कॉन्टिनेंट में आपको दिखाई देगी सुंडा स्टेट। समझ में आई सुंडा स्टेट? अब इस सुंडा स्टेट को जो आप देख पा रहे हो, उस सुंडा स्टेट में, सुंडा स्टेट के आसपास एक माउंटेन है, दैट इज माउंटेन। माउंटेन है क्राकातोआ। मैप में नहीं है आपके, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा माउंटेन है। क्राकातोआ। अब ये माउंट क्राकातोआ में जब भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो अर्थक्वेक आता है। और यहाँ का वोल्केनिक इरप्शन का अर्थक्वेक महसूस किया जाता है साउथ अमेरिका के, कौन सा केप है ये? केप हॉर्न। साउथ अमेरिका के केप हॉर्न में महसूस किया जाता है यहाँ का वोल्केनिक इरप्शंस। यानी कि यहाँ, ये कहाँ है समझ में आ गया? ये कहाँ है समझ में आ गया? अब वर्ल्ड मैप खोलिए। तो ये कहाँ है? और केप हॉर्न है यहाँ। ठीक है। यानी कि साउथ अमेरिका के केप हॉर्न में महसूस किया जाता है कहाँ का? वोल्केनिक इरप्शंस द्वारा जनरेटेड जनरेटेड अर्थक्वेक को केप हॉर्न में। समझ पाए? यानी कि कितनी लंबी दूरी हो गई, देख पा रहे हैं? तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ अर्थक्वेक आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो क्या हो रहा है? कहाँ आ रहा है? कहाँ हो रहा है और वोल्केनिक इरप्शन? टुंडा स्ट्रेट में। और अर्थक्वेक कहाँ आ रहा है या कहाँ महसूस किया जा रहा है? केप हॉर्न में। समझ पाए? तो वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक आपस में एसोसिएटेड है। यानी कि कहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और कहाँ क्या आ रहा है? अर्थक्वेक। तो दोनों ही क्लोजली एसोसिएटेड है। क्लियर हुई बात? दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया आपको? नोट कर लिया आपने एग्जाम्पल को? नोट करिए आराम से। सुंडा स्ट्रेट इन बिटवीन द जावा एंड सुमात्रा एंड केप हॉर्न इन साउथ अमेरिका।
लिख लिया। दूसरे कारण पर चलें। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हैं। तो क्या वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक आपस में एसोसिएटेड है? यस, एसोसिएटेड है। जहाँ जहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी होती है वहाँ अर्थक्वेक आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आते हैं वहाँ क्या भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आएंगे वहाँ वोल्केनिक इरप्शंस होंगे ही होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहाँ जहाँ वोल्केनिक इरप्शंस होंगे वहाँ अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों क्लोजली एसोसिएटेड हैं। ऐसा होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ अर्थक्वेक आते हैं और अर्थक्वेक के साथ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। क्लियर हुई बात? दूसरा कारण, भूपटलीय भ्रंश, इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉल्टिंग। भूपटलीय भ्रंश एवं वलन, इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। नोट करें। फॉल्टिंग और फोल्डिंग को समझते हैं पहले। बेसिकली फॉल्टिंग और फोल्डिंग को, भ्रंश और वलन को अच्छी तरह समझाया जिस थ्योरी ने उस थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। फोल्डिंग और फॉल्टिंग को जिसने समझाया थ्योरी ने, उसको कौन सी थ्योरी कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक, जिसको आप ब्रॉडली पढ़ेंगे अभी आप थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन जनरलाइज वे में समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए खाली, या इतना मान लीजिए कि फॉल्टिंग और फोल्डिंग के लिए जिम्मेदार हैं टेक्टोनिक फोर्सेस। कौन जिम्मेदार है इनके लिए? टेक्टोनिक फोर्सेस का मतलब हिंदी में विवर्तनिकी, विवर्तनिकी बल। कौन से बल जिम्मेदार हैं? विवर्तनिकी बल जिम्मेदार हैं। अब ये विवर्तनिकी बल कैसे काम करते हैं, ये आप कौन से सिद्धांत में पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। लेकिन इतना बात जान लीजिए कि फॉल्टिंग और फोल्डिंग में होता क्या है। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे आप डायवर्जेंस फोर्स। और जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तब इस फोर्स को कहेंगे आप कौन सा फोर्स? कन्वर्जेंस। पहले तो बताओ समझ में आया? जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? कन्वर्जेंस। और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तब इसको क्या कहेंगे आप? ठीक है, क्लियर है बात? जब डायवर्जेंस होता है तब क्या बनते हैं? फॉल्ट। और जब कन्वर्जेंस होता है तब क्या बनते हैं? फोल्ड। यानी कि जब कन्वर्जेंस होता है तब क्या हो जाता है? फोल्डिंग। जैसे मेरे हाथ के इशारों को देख पा रहे हैं आप, क्या हुई? फोल्डिंग। और जब अपोजिट डायरेक्शन बनता है तो नीचे क्या बन जाती है? नीचे क्या बन जाती है? फॉल्ट। नीचे क्या बन जाती है? फॉल्ट। क्लियर हुई बात? तो फॉल्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? भ्रंश। और कन्वर्जेंस के द्वारा क्या बनता है? फोल्ड, जिसको क्या कहते हैं आप? वलन। तो जब टेक्टोनिक फोर्सेस डाइवर्जेंस फॉर्म में हो तो फॉल्ट बनेंगे। इसकी भी एग्जांपल हमारे पास है। और उन फॉल्ट में, या उन फॉल्ट के बनने से क्या देखने लगेगा आपको? भूकंप। बेसिकली इन फॉल्टों से क्या बनती हैं? रिफ्ट। यानी कि इंग्लिश में भ्रंश को क्या भी कहते हैं? रिफ्ट।
क्या भी कहते हैं, रिफ्ट, ठीक है। और इस फोल्डिंग से हमारे पास कई सारे देखने को मिले हैं फोल्डेड माउंटेन्स, अर्थात वलित पर्वत। कौन से पर्वत? वलित पर्वत, जो कि फोल्डिंग से बने, जिनका कि क्या हुआ, जो कि दो प्लेटें आपस में टकराई और आपस में टकराने से क्या हो गए, फोल्ड। तो यहाँ भूपटलीय भ्रंश और वलन को ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन कौन कर पाएगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया गया है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, कि टेक्टोनिक फोर्सेस काम करते हैं जिसकी वजह से फॉल्ट बनते हैं और क्या बनते हैं, फोल्डिंग। जब प्लेटें डाइवर्जेंस होती हैं तब क्या बनते हैं, फॉल्ट। और जब प्लेटें कन्वर्ज होती हैं तब क्या बनते हैं, फोल्ड। और जब फॉल्ट बनते हैं तो फॉल्ट बनने से बनती हैं रिफ्ट, और जब फोल्ड होते हैं तो बनते हैं उनसे फोल्डेड माउंटेन। और इसके साथ क्या दिखाई देने लगता है हमको, भूकंप। क्या दिखाई देने लगता है? इसका मतलब जहां जहां क्या है, वर्ल्ड के मैप में जहां जहां रिफ्ट है, वहां वहां हमको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप। या वर्ल्ड के मैप में जहां जहां फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वहां वहां हमको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखेंगे, इसको उतारिए, इसको आप पहले। कौन सी फोर्स काम कर रहे हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस। और टेक्टोनिक फोर्सेस में दो बातें हैं। पहली बात कौन सी है, डाइवर्जेंस, और दूसरी बात कौन सी है, कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में इस तरीके का फिगर है और कन्वर्जेंस में इस तरीके का। क्लियर हुआ ये बात? एग्जाम्पल देखें, चलिए रिफ्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। रिफ्ट के एग्जाम्पल के लिए मैं पेज बदल दे रहा हूँ, फिर मैं दोबारा इस पेज पर आ जाऊँगा। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम किसका एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, या देख रहे हैं, रिफ्ट का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जब हम देखते हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमको दिखती है ग्रेट रिफ्ट वैली। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमको क्या दिखती है, ग्रेट रिफ्ट वैली। जितना भी रेड रेड जोन में दिखाया गया है, वो सारा का सारा पार्ट है रिफ्ट वैली का। कौन सी वैली का, रिफ्ट वैली का। देखने को मिल रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको रिफ्ट देखने को मिल रहा होगा। जितना भी द लैटिन अमेरिका मैप, साउथ अमेरिका मैप, मैं कह रहा हूँ कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बीच में रखो उसको। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितना भी रेड रेड वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सारा रिफ्ट का हिस्सा है। सारा किसका हिस्सा है, रिफ्ट का। बात समझ में आ रही है? और इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। मिल गया? अब इस रिफ्ट वैली में जो भी हलचल होती है, या जो भी अर्थक्वेक आते हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्ट। किसकी वजह से आ रहे हैं, रिफ्ट की वजह से। ठीक है, इस रिफ्ट की वजह से इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या आ रहे हैं, अर्थक्वेक। तो ग्रेट रिफ्ट वैली में क्या आ रहे हैं, या क्या आते हैं, अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्ट। लिख लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई? दूसरा कौन सा था, फोल्डिंग। और फोल्डिंग से क्या बन रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन, जिनको हिंदी में हिंदी में क्या कहते हैं, वलित वलित पर्वत। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है हमारे पास फोल्डेड माउंटेन के। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय, जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल एंडीज,
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है रॉकी, इंडिया में देखें हिमालय को। हिमालय कैसा माउंटेन है? एक वलित पर्वत। और हिमालय में आने वाले भूकंप का कारण क्या है? हिमालय में आने वाले भूकंप का कारण है वलन। हिमालय में आपको देखने को मिल रहा होगा, हिमालय इंडिया में देखने को मिल रहा होगा आपको। और हिमालय की बेल्ट में जो अर्थक्वेक आते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है? इसके अनुसार, इस बात के अनुसार, फोल्डिंग। मिला हिमालय। ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत में इंडिया का मैप दे रखा है और उसमें पूरे में हिमालय दे रखा है आपको। इस हिमालय में भूकंप आते हैं और यहाँ पर भूकंप आने का कारण क्या है? फोल्डिंग। ठीक है। और हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। ये सब आप अच्छी तरीके से जानेंगे, आप निश्चिंत रहिए। पहले आप मोटा मोटी बात जान लीजिए। ठीक है। तो अब आपको दो तीन बातें पता लग गई। क्या दो तीन बातें पता लगी? आपको पहली बात ये पता लगी, बोले सर अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruption का एक कोरिलेशन है। मोटा मोटी बात तो ये पता लगी। और हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ वोल्केनिक eruption हो रहा है वहाँ क्या आता है? अर्थक्वेक। या जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आते हैं वहाँ क्या होता है? वोल्केनिक eruption। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आए वहाँ वोल्केनिक eruption आए ही या हो ही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरलाइज फॉर्म में बात है ये। समझ पाए? दूसरी बात क्या पता लगी? बोले अर्थक्वेक का कारण क्या होता है गुरुजी? टेक्टोनिक फोर्सेस काम करते हैं। कोई टेक्टोनिक फोर्सेस होते हैं जो काम करते हैं और उनसे फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है। फॉल्टिंग से रिफ्ट बनती है और रिफ्ट में क्या देखने को मिलते हैं हमको? अर्थक्वेक। जैसे कि ग्रेट रिफ्ट वैली में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दूसरा, टेक्टोनिक फोर्सेस से फोल्डिंग होती है गुरुजी। और फोल्डिंग, जहाँ जहाँ फोल्डिंग हुई है, जहाँ जहाँ फोल्डेड माउंटेन बने हैं, वहाँ वहाँ हमको क्या देखने को मिलते हैं? अर्थक्वेक। जैसे हिमालय। एंडीज को देखेंगे तो एंडीज आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। एंडीज को देखेंगे तो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। ये पूरा एंडीज है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में आपको पूरा एंडीज देखने को मिलेगा। ये पूरा पूरा कौन सा है? एंडीज। देखा? तो ये एंडीज भी कैसा माउंटेन है बेटा? फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। यहाँ भी क्या देखने को मिलती है आपको? अर्थक्वेक। यहाँ भी क्या देखने को मिलती है आपको? अर्थक्वेक। मिले एंडीज। बिल्कुल पर्वत जो है, पूरी की पूरी एंडीज की अपनी एक रेंज है, नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना? देखने को मिल रहा है। तो इस एंडीज में भी आपको क्या देखने को मिलता है? एंडीज में भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। ऐसे ही जब आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है रॉकीज। नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या देखने को मिलता है? रॉकीज। और रॉकी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? फोल्डेड माउंटेन है ये। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्थक्वेक। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया आपने? नोट कर लीजिए अगर एग्जाम्पल नहीं नोट कर पाए हो आप। हिमालय कहाँ पर है? इंडिया। एंडीज साउथ अमेरिका। रॉकी नॉर्थ अमेरिका। नोट कर लीजिए। ठीक है। चलो, इसी फोल्डिंग और फोल्डिंग में, इसी फोल्डिंग और फोल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो साइड में लिख दे रहा हूं मैं आपको। तो कहते हैं इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। हिंदी में कहते हैं इसको प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। इस इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को जिस आदमी ने दिया था उसका नाम था एच एफ रीड। नोट करें, इसी से जुड़ा हुआ है। एच एफ रीड का कौन सा सिद्धांत है? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या कहती है? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ये कहती है
तो मान के चलते हैं कोई एक रॉक है, ये चट्टान है, ठीक है। अब इस चट्टान में हो क्या रहा है, एरो जिस तरीके से लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि इस चट्टान में हो रहा है डाइवर्जेंस। क्या हो रहा है, ये क्या है, एक रॉक, एक चट्टान, और इस चट्टान में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। कहते हैं कि जब डाइवर्जेंस होता है तो चट्टान टूटती है। ठीक है, दो पार्ट में क्या कर जाती है, वो टूट जाती है, लाइक अ रबर। जैसे कि आप रबर को ज़्यादा खींचे तो रबर क्या होगी, बीच में से टूट जाएगी, और तब तक वो वाइब्रेट करती रहेगी जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। तब तक वो क्या करती रहेगी, हिलती रहेगी जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। इसी तरीके से लॉक होता है, रॉक होती है। कहता है ये सिद्धांत कि रॉक क्या होती है, लचीली मीन्स फ्लेक्सिबल लाइक अ रबर। और जब चट्टान में डाइवर्जेंस होता है तो चट्टान टूटती है, और टूटकर उसमें क्या होने लगता है, वाइब्रेशन, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। और हर एक की खासियत होती है कि वो जीरो मोशन में आना चाहता है, विराम में आना चाहता है। वह न्यूटन का लॉ है, समझ रहे हैं। तो विराम में आने के लिए क्या होता रहता है इसमें, वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन से क्या पैदा होता है फिर, अर्थ क्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। बात समझ में आ रही है। तो ये जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, ये मानकर चलती है कि रॉक कैसी है, इलास्टिक, और ये अपने आप को क्या करती है, रीबाउंड। और कैसे होती है, सेटल होती है। तो सेटल करते समय जब वो टूटती है तो कंपन होने लगता है जब तक कि वो एक जगह सेटल ना हो जाए। मेरी बात दिमाग में गई। तो कौन सी थ्योरी है, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। लिखें, चट्टान को क्या मान लिया इन्होंने, लचीला। बना लें क्षेत्र को, लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल लाइक रबर। तो यहाँ आपको सारे एग्जाम्पल हमारे पास, जहाँ हमको क्या देखने को मिला है, रिफ्ट देखने को मिला है, या हमारे पास क्या देखने को मिले हैं, फोल्डिंग। ठीक है, हिंदुस्तान में कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे हिंदुस्तान में भी क्या है, एग्जाम्पल। हिंदुस्तान के एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्ट के, है ना। हिंदुस्तान में आप दक्कन ट्रैप देख रहे हैं, देखिए दक्कन ट्रैप को। हिंदुस्तान में दक्कन ट्रैप जो आप देख रहे हैं, देख रहा है दक्कन ट्रैप का इलाका। तो दक्कन ट्रैप के इलाके में आपको एक रिवर बहती हुई दिख रही होगी महाराष्ट्र में, दैट इज कोयना, KOYNA। महाराष्ट्र में आपको एक रिवर देखने को मिल रही होगी, कोयना। तो महाराष्ट्र में जो कोयना रिवर है, आपके मैप में देखने को मिल रही होगी महाराष्ट्र में आपको कोयना रिवर। कोयना रिवर पर कोयना डैम बना हुआ है इसी रिफ्ट में, इसी फॉल्ट में।
शायद आपके वो मैप में नहीं है कोयना रिवर, बट कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए कोयना रिवर, कोयना डैम, स्विफ्ट में बना हुआ है कोयना डैम, नोट कर लीजिए कॉपी में। कोयना डैम, भत्सा डैम, भत्सा, ये भी डैम बना हुआ है रिफ्ट में ही। कौन सा डैम? भत्सा डैम, ठीक है, मैप में नहीं है आपके में, डैम वाले उसमें मैप में होगा शायद ये, कोई बात नहीं है। तो रिफ्ट के एग्जांपल कहाँ भी देखने को मिलती है आपको? इंडिया में, और इंडिया में मैंने आपको बताया कि कौन सी ट्रैप में है, दक्कन ट्रैप में आपको कौन सा बांध, तो मैंने कहा कोयना बांध, और दूसरा कौन सा बांध? भत्सा बांध, ठीक है। चलिए, दूसरा कारण समझ में आया आपको, भूपटली भ्रंश और बलन। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा कहलाता है आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंस, हिंदी में भू व्यवस्था असंतुलन। आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंस, भू व्यवस्था असंतुलन। अब ये आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंस क्या है, बिल्कुल आप समझ लीजिए इस बात को कि ये तराजू के दो पड़ले पड़ले हैं, अगर दोनों पर वेट इक्वल है तब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बैलेंस्ड है। और जैसे ही डिस्टरबेंस पैदा होगा, यानी कि इम्बैलेंस होगा, वैसे ही क्या देखने लगेगा आपको? वाइब्रेशन, भूकंप। समझ में आया नहीं समझ में आया? समझिए दोबारा से, ये दो पड़ले जो हैं वो किसके हैं पहले तो समझ लीजिए। एक तरफ कॉन्टिनेंटल वेट है, महाद्वीपीय भार, और दूसरी तरफ ओशनिक वेट है, महासागरीय भार। दोनों में बना हुआ है क्या है? बैलेंस। लेकिन जैसे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मास वीदरिंग के थ्रू, इरोजन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ओशनिक पार्ट में चला जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में? इम्बैलेंस। और इस इम्बैलेंस से क्या देखने लगेगा आपको? भूकंप। समझ पाए? देखिए इसको, ये कौन सा मास है? कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय, और ये कौन सा है? महासागरीय, ठीक है। और जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय जो द्रव्यमान है, वो अपर्दन और अपक्षय के कारण कहाँ चला गया? बहकर। बहकर कहाँ चला गया? ओशंस में। और ओशंस हो गए भारी, इस वजह से क्या दिखाई दिया आपको? एक डिस्टर्बेंस दिखाई दिया। आगे बढ़ जाए इसमें, चलिए। तो ये सब बातें जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा और बहुत से लोगों ने बहुत सी बात की भूकंप के लिए। जैसे बहुत सी बात क्या की, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी बात ये की कि यार, जब अर्थ थी तो अर्थ बहुत गर्म थी, ठीक है। ग्रेजुअली अर्थ की कूलिंग हुई, स्पेशली अर्थ की, इसकी कूलिंग हुई क्रस्ट की। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अर्थ शुरुआत में हॉट थी, अर्थ धीरे धीरे कूलिंग हुई, और स्पेशली किसकी कूलिंग हुई? क्रस्ट की। और जब कूलिंग हुई क्रस्ट की, तो उस क्रस्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब, कॉन्ट्रैक्शन हुआ का मतलब क्या हुआ? सिकुड़न। और इस सिकुड़न से, इस कॉन्ट्रैक्शन से पैदा हुए वाइब्रेशन। इस सिकुड़न से क्या पैदा हुआ?
वाइब्रेशन का मतलब भूकंप पैदा हुआ। समझ पा रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब लोगों के द्वारा अर्थक्वेक के बारे में अलग अलग बातें की गई हैं, लेकिन सबसे सटीक अर्थक्वेक को समझाने का तरीका किया है, या सबसे सटीक तरीके से अर्थक्वेक को समझाया है प्लेट टेक्टोनिक ने। ये बात समझ में आ रही है? तो ये अगली बात है कि अर्थ की क्रस्ट क्या हुई, देखें इसको। और अगला कारण हॉट थी प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या हुई, ठंडी हुई। और ठंडी होने के साथ क्या हुआ इसमें, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन से हुआ वाइब्रेशन। इसके कारण, इसके अलावा और भी बहुत सारी बात कही जाती है, जैसे कि एक बात की जाती है गैसों का फैलाव। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। बोले गैसों का फैलाव कैसे? बोले ये क्रस्ट है, और नीचे क्या है, मेंटल। मेंटल के नीचे क्या है, तो आप कहते हैं मेंटल के नीचे है कोर। अब क्या हुआ कि क्रस्ट से कहीं कोई जगह खाली थी, जहां से नीचे चला गया, क्या नीचे चला गया, वाटर। और नीचे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और एक गैस क्या कर रही है, क्रस्ट से बार बार टकरा रही है। जब बार बार टकरा रही है क्रस्ट से, तो बार बार टकराने से क्या पैदा हो रहा है, फिर वही बात, क्या पैदा हो रहा है, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन को ही क्या कहते थे आप, नोट करें। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे इस बात को, टेम्परेचर ज़्यादा है, में कन्वर्ट हुआ गैस में। और ये गैस बार बार टकरा रही है कहाँ पर, ऊपर क्रस्ट से। ठीक है, तो क्या पैदा हो रहा है फिर, तो यहाँ पर पैदा हो रहा है फिर वाइब्रेशन, जिसको आप क्या कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं फिर अर्थ क्वेक। आप लिख दे रहा हूँ, वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, और इस वाइब्रेशन से, इस गैसों के फैलाव से क्या पैदा हो रहा है फिर, अर्थक्वेक। ठीक है, चलो। तो आपने भूकंप के कारणों में किन की बात की, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर एक, वोल्केनिक एक्टिविटी। नंबर टू, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, जिसमें आपने एक चीज़ और पढ़ी, एच एफ रीड का इलास्टिक रिबाउंड, सॉरी, तीसरी बात की आपने आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंस, भू व्यवस्था असंतुलन। और भू व्यवस्था असंतुलन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपने कहा इसके लिए जिम्मेदार है अपक्षय एवं, कौन जिम्मेदार है, अपक्षय एवं अपर्दन। ये तो जिम्मेदार है, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन ही तो कॉन्टिनेंटल मास को कहाँ ले गए, ओशन में, है ना, जिससे कि क्या हो गया, डिसबैलेंस। चलो, इसके अलावा आपने अगला कारण देखा, आपने अगला कारण देखा आपने, अर्थ की जो क्रस्ट है वो धीरे धीरे ठंडी हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इससे वाइब्रेशन हुआ, इस वजह से भूकंप देखने को मिला। अगला कारण देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि गैसों का फैलाव हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वाटर रिस्कर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है नीचे की तरफ, एक्सेसिव टेम्परेचर है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस बार बार ऊपर टकरा रही है, जिससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। और उसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं आप, अर्थक्वेक। इतनी बातें अर्थक्वेक के बारे में आप जान पाए, लेकिन असली बात है अर्थक्वेक के कारणों को जानने की, प्लेट टेक्टोनिक, सॉरी। 5 मिनट दे रहे हैं आपको, एक बार देख लीजिए।
ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत बेसिक बातें हैं, टेक्निकल बात अब स्टार्ट होगी। ठीक है। तो इन बातों में पूरी बात या सभी बात सत्य नहीं है, आधी अधूरी बातें हैं। इन बातों को पूरा करने के लिए हमको कौन सी थ्योरी को समझना ही पड़ेगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। और यही साइंटिफिक मोड में एक्सप्लेन कर पाएगी कि क्यों अर्थक्वेक आते हैं या कैसे अर्थक्वेक आना पॉसिबल है। ठीक है, ये बात सिर्फ कौन बता पाएगी आपको? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए, तो अब हम देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। डालेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो वर्ड हैं। नंबर वन वर्ड प्लेट, नंबर टू टेक्टोनिक। टेक्टोनिक मीन्स मूवमेंट, हिंदी में संचलन। प्लेट मीन्स लिथोस्फीयर, मीन्स द क्रस्ट, मीन्स द हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट का मतलब कठोर हिस्सा पृथ्वी का क्या कहलाता है? क्रस्ट। और आप जानते हैं कि अर्थ में सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? क्रस्ट। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मेंटल। और देन सबसे अंदर देखने को मिलता है कोर। वेरी गुड, बनाइए इसको। प्लेट मीन्स हार्ड पार्ट, प्लेट मीन्स लिथोस्फियर। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो व्हाट इज प्लेट? इट्स अ लिथोस्फियर। और आप जानते हैं कि लिथोस्फियर तैर रहा है कौन से, किस हिस्से पर? एस्थेनोस्फियर पर। ठीक है, एस्थेनोस्फियर इज द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। एस्थेनोस्फियर किसका हिस्सा है? अपर मेंटल का। क्या ये पढ़ चुके हैं आप? क्या ये जान चुके हैं? तो दोबारा से समझिए। यहाँ पर दो शब्दावलियों को लिखा गया, एक मूवमेंट और दूसरा लिथोस्फियर। मीन्स व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक? इट्स द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फियर। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? प्लेटों का संचलन।
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, यानी कि प्लेट क्या कर रही हैं, मूव। प्लेट क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ये तो मतलब हुआ प्लेट क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। चलो देखते हैं दोबारा से। प्लेट टेक्टोनिक वर्ड या इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था, दिया था जिस आदमी ने, उस आदमी का नाम था टूजो विल्सन। क्या नाम था, टूजो विल्सन। नोट करें, इस शब्दावली को गढ़ने वाला पहला व्यक्ति टूजो विल्सन। द टर्म कॉइन्ड बाय टूजो विल्सन इन 1963। 1963 में इस टर्म को देने वाला आदमी कौन था, टूजो विल्सन। ठीक है। दूसरा नाम आता है मैककेंजी एंड पार्कर का। मैककेंजी और पार्कर दो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सजेस्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का क्या दिया था, सुझाव दिया नहीं था, सिद्धांत नहीं दिया था, सिद्धांत का सुझाव दिया था। ठीक है। और ये काम किया था इन्होंने 1967 में। ठीक है। फिर नाम आता है मॉर्गन एंड पिचर का। इसका नाम आता है मॉर्गन एंड पिचर का, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, आउटलाइन द थ्योरी। 1968 में। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है अब तक इन तीनों पॉइंटों में, वो एक ही पूछा गया है, हु कॉइंड द टर्म प्लेट टेक्टोनिक। तो आंसर क्या देंगे आप, तो आंसर देंगे टूजो विल्सन। ठीक है, क्या आंसर देंगे, टूजो विल्सन। किसने इस थ्योरी का सजेशन दिया, मैकेंजी एंड पार्कर। और अल्टीमेटली इस थ्योरी को दिया किसने, मॉर्गन एंड पिचर। क्वेश्चन पढ़ के देंगे आंसर। चलो अगली बात करें। अब बात यह है कि प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या है, प्लेट टेक्टोनिक है क्या। बोले गुरुजी आपने दो चीजें तो समझा दी। टेक्टोनिक का मतलब क्या है, टेक्टोनिक का मतलब है मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट। और प्लेट का मतलब क्या है, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर मीन द क्रस्ट, मीन द हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि मेंटल तो हार्ड पार्ट है नहीं, क्योंकि मेंटल तो कैसा है, मेंटल तो मोल्टेड फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में, या अर्थ पिघली हुई अवस्था में है। और कोर का आउटर कोर वाला हिस्सा पिघली हुई अवस्था में, और इनर कोर वाला हिस्सा सॉलिड है। आप पढ़ चुके हो भाई, समझिए मेरी बात को। तो यहाँ क्या बात कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक क्या है उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम बिल्कुल बात करते हैं, बेसिक डालेंगे। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तनिकी क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये क्रिस्ट का हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जो क्रस्ट का है, मान के चलते हैं, वो
किस पर तैर रहा है, तो आप कहते हैं वो तैर रहा है एस्थेनोस्फीयर पर। ठीक है, लिख दूं यहाँ पर, इस पर तैर रहा है एस्थेनोस्फीयर पर, या जिसको हम क्या भी कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं क्या, मेंटल। क्लियर। और मेंटल जो है वो या तो मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में, या फिर आप कह सकते हो कि वो किस फॉर्म में है, सेमी मोल्टन फॉर्म में। बोल दो भाई, सही बात है। क्रस्ट कैसा पार्ट है, हार्ड पार्ट है, और क्रस्ट डिवाइडेड है डिफरेंट प्लेट्स में। नहीं समझ मेरी बात, इसका मतलब क्रस्ट डिवाइडेड है डिफरेंट प्लेट्स में, और ये प्लेट किसके ऊपर तैर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, जो किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में या अर्ध पिघली हुई अवस्था में। ठीक है। और जब ये प्लेट मूव कर रही हैं, जब ये प्लेट हिल रही हैं, तो इसी को क्या कह रहे हैं आप, प्लेट टेक्टोनिक कह रहे हैं। जब ये प्लेट क्या कर रही हैं, जब ये प्लेट मूव कर रही हैं, तो इसी को आप क्या कह दे रहे हैं, इसी को कह दे रहे हैं आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। समझ पाए। देखिए, क्रस्ट हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में लिखा देंगे। क्रस्ट ब्रैकेट में, जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, कई सारे हिस्सों में टूटा हुआ है, जिनको प्लेट कहते हैं। अर्थ, इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट ब्रैकेट में लिथोस्फीयर ब्लॉक्स, क्रस्ट जो कि कई भागों में टूटा हुआ है, जिनको प्लेट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट ब्रैकेट में लिथोस्फीयर ब्लॉक्स आर ब्रोकन इनटू सेक्शन कॉल्ड प्लेट्स। और ये प्लेट मेंटल के ऊपर ब्रैकेट में एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। प्लेट्स आर, या प्लेट्स मूव, ऐसे लिख लीजिए, प्लेट्स मूव अराउंड ऑन द टॉप ऑफ द मेंटल। ठीक है। तो इस हिस्से को क्या कहते रहे हम आपसे, इस हिस्से को कहते रहे हम क्रस्ट। ठीक है, क्या कहते रहे इस हिस्से को, क्रस्ट। और क्रस्ट कई सारी प्लेट्स में क्या है, डिवाइड। और नीचे क्या है, तो आपके सामने नीचे है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अब इंग्लिश में लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा मंडल है, कौन सा मंडल है, दुर्बल मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं आप, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। तो जैसे कि राफ्टिंग होती है ना, नदियों में राफ्टिंग करते हुए देखा होगा लोगों को आपने। राफ्टिंग में क्या कर रहे होते हैं लोग, तैर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, लाइक दैट। तो किस तरह ये तैर रहा है, लाइक इसके समान, राफ्ट के समान, लिख लीजिए ब्रैकेट में, अर्थात राफ्ट के समान, लाइक राफ्ट। है। तो हमने पहला जाना क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर मिला हमको, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, मिल गया। साहब प्लेट टेक्टोनिक क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन, प्लेट है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, प्लेट है में हलचल क्यों हो रहा है, वाई डू द प्लेट्स मूव। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, वाई प्लेट मूव। इसके लिए नीचे लिखेंगे सेवरल फोर्सेस हैं, कई सारे बल हैं,
मेनली 3, मुख्य रूप से 3। कौन कौन से उसको देखते हैं, और भगवान करे आपको समझ में आए। कई सारे फोर्सेज हैं जिनमें से मुख्य रूप से कितने हैं, 3। पहला है, हिंदी इंग्लिश वाले सब एक जैसा लिखेंगे, स्लैब पुल। दूसरा है रिज राइज। और तीसरा है कन्वेक्शन। ठीक है, दोबारा से, कई सारे बल हैं जिसकी वजह से प्लेट क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। मुख्य तौर पर कितने बल हैं, 3। कौन कौन से, स्लैब पुल, रिज राइज और कन्वेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, एक एक करके समझ लें इनको। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में अंतिम तौर पर देखेंगे इन बातों को, फिर कल के लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, इसलिए इन पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा, है ना। चलो देखो, कलर बदल दे रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले कन्वेक्शन को समझते हैं। ठीक है, सरफेस मीन्स अ क्रस्ट के नीचे मेंटल है। ठीक है, मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। के अलावा मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से क्या पैदा हो रहा है लगातार, कन्वेक्शन। क्या पैदा हो रहा है लगातार, कन्वेक्शन। समझ गए, कन्वेक्शन का मतलब चीज़ गर्म हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर घूम घूम के बार बार कहाँ जोर डाल रही है, क्रस्ट पर। और क्रस्ट किसमें डिवाइडेड है, डिफरेंट प्लेट्स में। तो जब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, तो कन्वेक्शन के बाद नीचे का जोर कहाँ लगेगा, क्रस्ट की तरफ। और क्रस्ट में क्या होने लगेगा, वाइब्रेशन। और इस वजह से प्लेट क्या कर रही है, फिर मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। नोट करिए इसको, समझ में आया। अगली बात करें, ये समझ में आया कन्वेक्शन, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा देखते हैं, कौन सा, स्लैब पुल। अर्थ पर हर जगह स्लैब पुल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, स्लैब पुल। समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। अर्थ का मैप खोलें आप। जो आप पूरे अर्थ का मैप खोलेंगे, ज्योग्राफी में अर्थ का कोई भी, आप फिजिकल या पॉलिटिकल कोई भी मैप खोल लीजिए। खोल लिया आपने, चलो, अर्थ का कोई भी मैप खोल लीजिए, चाहे तो आप ग्लोब का पूरा मैप खोल लीजिए, आप ग्लोब का, चाहे तो आप ओशन वाला पार्ट खोल लीजिए, चाहे तो आप कोई सा मैप खोल लीजिए। ठीक है, ये अर्थ का मैप आपने, ग्लोब का मैप या अर्थ का मैप, कुछ भी कह लीजिए आप उस बात को, आपके समझाने भर के लिए, समझ गए। चलो देखना आप ध्यान से, अर्थ में ओशन और कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है। कॉन्टिनेंट का मतलब लैंड मास, और ओशन का मतलब समुद्र देखने को मिल रहा है। बीच में रखो उसको, मिल रहा है देखने को। ये ओशन कैसे बने, ये ओशन कैसे बने, इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है विस्थापन। महाद्वीप में विस्थापन हुआ का मतलब स्लैब पुल काम किया, और महाद्वीप में स्लैब पुल काम किया, और महाद्वीप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हटने लगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगे,
जैसे कि अगर आप इस साउथ अमेरिका को फिट करना चाहेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में जाकर फिट हो जाएगा। यानी कि ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ अमेरिका से टूट कर हुआ है अलग। कौन? साउथ अमेरिका, दैट इज अ स्लैब पुल। नीचे ये आया, ऊपर वो गया। ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा आपको साउथ अमेरिका के इस हिस्से में फिट होता हुआ दिख रहा होगा, या ये वाला हिस्सा आपको यहाँ इस हिस्से में फिट होता हुआ दिख रहा होगा। नहीं समझ में आ रही बात? यानी कि ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पहले एक ही था, और फिर इस कॉन्टिनेंट में क्या हुआ? स्लैब पुल हुआ, ड्रिफ्ट हुआ। समझ पाए? स्लैब पुल का मतलब क्या हुआ? स्लैब पुल का मतलब हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगे? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगने लगे। यानी कि ये इधर जाने लगा और ये इधर। ठीक है? जैसे जब आप इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं मेडागास्कर, तो ऐसा लगता है कि मेडागास्कर यहीं कहीं से अलग हुआ है। स्लैब पुल, ये इधर पहुंचा और ये इधर आया, दैट इज स्लैब पुल। समझ पाए? क्लियर हुई बात? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि पूरा कॉन्टिनेंट पहले एक ही था, इसमें स्लैब पुल ने काम किया और कॉन्टिनेंट बट गया, और बीच में क्या आ गया? ओशियन। बीच में क्या आ गया? ओशियन। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है। समझिए मेरी बात? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है कि दो चीज थी पहले, पेंजिया और पेंथालासा। पेंथालासा समुद्र था और पेंजिया कॉन्टिनेंट। और पेंजिया में जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो पेंथालासा जगह 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 जाकर भर गया, यह स्थान ले लिया उसने। ठीक है? और वहां कौन सा फोर्स लग रहा था? स्लैब पुल, जो आज भी लग रहा है। जो आज भी लग रहा है। तो स्लैब पुल से क्या होगा? जब स्लैब पुल लगेगा तो क्या होगा फिर? वाइब्रेशन। नहीं समझ में आ रही बात? स्लैब पुल कब लग रहा था? बहुत पहले। बहुत पहले लगा और कॉन्टिनेंट क्या हुए आपस में? टूट कर अलग हो गए। ये तो बात है। तो आज भी क्या लग रहा होगा? स्लैब पुल। तो आज भी जब स्लैब पुल लगेगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। नहीं समझ में आ रही बात? वाइब्रेशन होगा का मतलब क्या होगा? प्लेट क्या करने लगेंगी बेटा? मूव करने लगेंगी। तो प्लेट मूव करने के लिए कौन सा फोर्स भी है? स्लैब पुल। स्लैब पुल का मतलब किस डायरेक्शन में लगता है स्लैब पुल? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में गई? एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एटलांटिक ओशन दिख रहा है बेटा अपने में? एटलांटिक ओशन दिख रहा है? एटलांटिक ओशन को जो आप देख पा रहे हैं, तो अटलांटिक ओशन में आप देखिए, एटलांटिक ओशन में जब स्लैब पुल लगा ना, स्लैब पुल क्या लगा? स्लैब पुल। तो बीच में आपको देखने को मिली मिड एटलांटिक रिज। कौन सी देखने को मिली? मिड एटलांटिक, अगर उसको मिड एटलांटिक रिज देखने को मिली। मिली? मिलेगी रिज। अब यहां पर क्या हुआ? नहीं समझ में आ रही बात? दोबारा समझो। जब मिड एटलांटिक रिज की मैं जब बात कर रहा हूं, जब स्लैब पुल लगा ना, तो इस एटलांटिक ओशन में, एटलांटिक ओशन में क्या हुआ? एक रिफ्ट बनी। क्या बनी? क्योंकि डायवर्जेंस में हमेशा क्या बनती है? रिफ्ट बनती है। अभी पढ़कर आए हो। क्या बन गई बीच में? खाई। और इस रिफ्ट से जो अंदर का मटेरियल था नीचे का, वो बाहर बाहर आने लगा, और बाहर आकर इसके ऊपर जम गया। बाहर आकर इसके ऊपर क्या हुआ? जम गया, जिसको क्या कहते हैं आप? रेज राइज, डिपॉजिट हो गया। बात समझ में आ रही है? दोबारा से, ये जो रिज दिख रही है आपको, मिड अटलांटिक रिज दिख रही है, सबको दिख रही है। तो क्या हुआ होगा? ये रिज कैसे बनी? ये पॉलिटिकल मैप बनी दिखेगी। मिड एटलांटिक रिज दिख रही है। अब यहाँ क्या हुआ? ये स्लैब पुल काम कर रहा है, का मतलब ये दोनों पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ बीच में क्या देखने को आपको देखने को मिली? रिज। जब पीछे की तरफ हटे तो रिफ्ट बनी, और रिफ्ट से जो वोल्केनिक मटेरियल था, या जो लावा था, जो मैग्मा था नीचे का, वो कहाँ आया? ऊपर। ऊपर आया तो उधर उधर डिपॉजिट होने लगा। और डिपॉजिट होने लगा तो फिर यहाँ आसपास में क्या होने लगा? डिपॉजिट। बोलो। और क्या बन गई? एक क्या बन गई? एक रिज। और जैसे जैसे रिज बढ़ने लगी, वैसे वैसे क्या होने लगा? प्लेट क्या होने लगी? मूव होने लगी। तो रिज के राइज होने से भी प्लेट मूव हुई, स्लैब पुल से भी प्लेट मूव होती हैं, और से भी प्लेट मूव होती हैं। अभी बात समझ में आई? स्लैब पुल समझ में आया सबको? स्लैब पुल को बता कौन रहा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नोट करिए, कौन सी बता रही है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है? तो यहाँ मटेरियल आकर डिपॉजिट हो गए।
और फिर स्लैब पुल हुआ तो फिर प्लेट मूव करने लगी, और कन्वेक्शन से प्लेट मूव करने लगी, क्योंकि लगातार नीचे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। लगातार नीचे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है इस कॉन्सेप्ट में? तो दोबारा से, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक? इट्स अ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, द मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। मीन्स लिथोस्फीयर इसके ऊपर मूव कर रहा है एस्थेनोस्फीयर के। एस्थेनोस्फीयर कैसा है, विस्कस, मोल्टेड फॉर्म में, सेमी मोल्टेड फॉर्म में तैर रहा है लिथोस्फीयर के ऊपर, और लिथोस्फीयर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेट, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेट। गॉट इट? दूसरी बात, ये मूव कर क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द थ्री फोर्सेस। कन्वेक्शन जो कहाँ हो रही है, सरफेस के नीचे कन्वेक्शन हो रही है लगातार, और कन्वेक्शन से ये सरफेस हिल रहा है। गॉट इट? दूसरा, स्लैब पुल, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है कि स्लैब पुल लग रहा है कॉन्टिनेंट्स के बीच में। कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में दूर दूर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट से ये भी कहा जा रहा है ड्रिफ्ट थ्योरी से कि कल को अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है, स्लैब पुल। हाँ, और स्लैब पुल से जब स्लैब पुल हुआ तो क्या हुआ, वाइब्रेशन ऑफ द प्लेट्स, प्लेट क्या हुई, वाइब्रेट। इस स्लैब पुल से क्या हुआ, स्लैब पुल से अटलांटिक ओशन में जो स्लैब पुल हुआ, तो अटलांटिक ओशन में क्या बन गई, रिज बन गई, यानी कि कटक बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वोल्केनिक मटेरियल्स था वो आकर डिपॉजिट हो गए, और डिपॉजिट होने से क्या बन गई, रिज। तो इसका मतलब अटलांटिक रिज जहाजों को नहीं आने देती होगी, पार नहीं करने देती होगी, क्योंकि यहाँ पर ओशन लेवल बहुत कम होगा, तो रिज बन गई है एक। क्या बन गई है, रिज। यानी कि जहाजों को मिडिल अटलांटिक रिज से निकलने में क्या आती होगी, दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर तो वोल्केनिक मटेरियल डिपॉजिट हो गया है, और ओशन फ्लोर जो है या सी फ्लोर बढ़ गया है, और सी की डेप्थ जो है, ओशन की डेप्थ जो है वो कम गहरी होगी क्योंकि वोल्केनिक मटेरियल ऊपर आकर जम गए होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो आपने एक मोटा मोटी आइडिया ले लिया अर्थक्वेक का और थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। कल हम देखेंगे कि हम, या हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, वो कितनी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और वो प्लेट किस तरीके से मूव करती हैं, और उनके मूव होने से एग्जैक्टली होता क्या है। समझ पाए मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हुई सबको बात? कोई डाउट नहीं है? जो भी पढ़ाया है प्लीज़ आप घर पर पढ़िएगा। एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी चैप्टर है अर्थक्वेक, वहाँ पढ़िएगा, दोनों चीज़ों को समझिएगा, जिससे कि कल मेरी बात आपको और अच्छी, कल का मतलब सोमवार को आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है? तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो एक जहाज़ों को अटलांटिक ओशन में जाने आने से दिक्कतें पैदा करती होंगी, क्योंकि रिज क्या करता है, डिपॉजिट मटेरियल ऊपर आ गए, बोलो, तो रिज क्या हुई, ये कटक हुआ, क्या हुआ, कटक। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? थैंक यू।